कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली हम लोगों ने सेक्शन 27 चैप्टर 6 तक कंप्लीट किया था पॉक्सो एक्ट, और अब यहाँ पर हम लोगों को चैप्टर 7 पढ़ना है। तो यहाँ पर इंडेक्सिंग में आपको दिखा देते हैं चैप्टर 7 क्या है। चैप्टर 7 जो कि विशेष न्यायालय एक स्पेशल कोर्ट्स की बात करता है कि जो स्पेशली पॉक्सो में जितने ऑफेंस दिए गए हैं और बालकों के लिए जितने ऑफेंस बताए गए हैं उन सबको एक स्पेशल कोर्ट के माध्यम से उनको उनका ट्रायल किया जाएगा। और इसमें स्पेशल कोर्ट्स के लिए इस चैप्टर में आपको 28, 29, 30, 31 और 32 ये आपको 5 सेक्शन कवर किए जाएंगे। तो सबसे पहले अब इसको डिटेल में पढ़ने से पहले आपको भी पता है, प्लीज़ अगर वीडियोस पसंद आती हो तो वीडियोस को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। तो यार अगर पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करके जाएंगे, जिससे कि हमारी अगर वीडियोस अपलोड होती हैं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है, थोड़ा सपोर्ट आप लोग को बनाए के रखना है। तो अब इसकी डिटेलिंग की बात करें तो चलते हैं चैप्टर की तरफ। हाँ, तो ये आपका चैप्टर 7 विशेष न्यायालय। सबसे पहले 28 सेक्शन को देखेंगे। सेक्शन 28 में लिखा है विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जाना। अभिहित का मतलब होता है कि नियुक्त करना, मतलब किसी को अपॉइंट करने के लिए भी यूज होता है, या विशेष न्यायालयों को बनाना, उसके एस्टैब्लिश करवाना। तो अभिहित का मतलब ये सब चीजें होती हैं। तो कि विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जाना। त्वरित विचारण का आप लोग अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो मतलब तुरंत ट्रायल करना किसी भी चीज का। तो एक ऐसा विशेष न्यायालय बनाया गया है जहां पॉक्सो से रिलेटेड जितने भी ऑफेंस है उनका तुरंत विचारण होता है, और इसका मेन पर्पस ही यही है कि त्वरित विचारण उपलब्ध कराने के प्रयोजनों के लिए। और बनाएगा इसको कौन? स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट क्यों बनाएगी? क्योंकि ये कहाँ पर रहेगा? प्रत्येक जिले के लिए। तो जब प्रत्येक जिले में जब विशेष न्यायालय बनाया जा रहा है तो इसको राज्य सरकार बनवाएगी। और एक सबसे बड़ी बात, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से ये हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके साथ कंसल्ट करेगा स्टेट गवर्नमेंट। फिर वह स्टेट गवर्नमेंट हर जिले में एक सेशन न्यायालय को एक विशेष न्यायालय होने के लिए अभिहित करेगी। मतलब उसको वो एक सेशन न्यायालय, हर जिले में एक सेशन न्यायालय होता है, उसको एक विशेष न्यायालय के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिसमें कि और भी कोई मतलब किसी अदर ऑफेंस से रिलेटेड या किसी अदर एक्ट से रिलेटेड उसमें केसेस ना आए, उसमें सिर्फ पॉक्सो से रिलेटेड ही केसेस जाएंगे। तभी तो त्वरित विचारण होगा। जब 50 तरह के केस और आने लगेंगे उस कोर्ट में, तो वैसे ही जैसे रेगुलर कोर्ट चलते हैं वैसे वो भी चलेंगे फिर। तो यहाँ त्वरित विचारण के लिए विशेष न्यायालय का प्रयोजन किया जा रहा है। और नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, इसका एक प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो में देखेंगे, यदि किसी सेशन न्यायालय को बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, मतलब ये एक एक्ट है, बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उन्हीं प्रयोजनों के लिए जो सेम प्रयोजन है इसके पहले वाले में, मतलब फर्स्ट क्लॉज में जो प्रयोजन बताया गया है, सेम प्रयोजन के लिए अभिहित किसी विशेष न्यायालय को यदि बालक न्यायालय के रूप में अभिसूचित कर दिया गया है। मतलब एक सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट को हमको विशेष न्यायालय बनाना था, लेकिन विशेष न्यायालय ना बना करके उसे बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के अंतर्गत एक बालक न्यायालय बना दिया गया है। तो उस बालक न्यायालय को भी हम लोग विशेष न्यायालय ही समझेंगे, क्योंकि उसका जो मेन पर्पस है वो क्या है कि पॉक्सो से रिलेटेड जो भी ऑफेंस होते हैं उनके बारे में फास्ट ट्रायल करना है। तो पर्पस दोनों का सेम है, तो इसीलिए एक
बालक न्यायालय को भी विशेष न्यायालय ही समझा जाएगा। और अब सेकंड क्लॉज की बात करें तो इस अधिनियम के सेकंड क्लॉज में इस अधिनियम के किसी अपराध का विचारण करते समय कोई विशेष न्यायालय किसी ऐसे अपराध का विचारण भी करेगा जिसके साथ अभियुक्त को सीआरपीसी के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सकेगा। इस अधिनियम के अधीन ऐसे मतलब क्लासिफाई कर लिया करिए, पूरे जितना भी स्टेटमेंट रहा करे उसको क्लासिफाई कर लिया करो। इस अधिनियम के अधीन, इस अधिनियम मतलब पॉक्सो के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय, पॉक्सो के अधीन जो अपराध दिए गए हैं उनका विचारण करते समय कोई विशेष न्यायालय, जो विशेष न्यायालय हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा है, विशेष न्यायालय किसी ऐसे अपराध का भी विचारण करेगा, मतलब वो कुछ ऐसे भी अपराध का विचारण कर सकता है जिसके साथ अभियुक्त को सीआरपीसी के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया गया हो। मतलब अगर वो सीआरपीसी के अधीन उसका कोई ट्रायल चल रहा हो, तो अगर उस ट्रायल में वो आरोपित किया जा रहा है तो उसका ट्रायल वो विशेष न्यायालय में भी कर सकता है। सब क्लॉज 3 की बात करें तो इस अधिनियम के अधीन गठित विशेष न्यायालय को, जो इस अधिनियम पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो विशेष न्यायालय बनाया गया है उसको, और आईटी एक्ट में किसी बात के होते हुए भी उस अधिनियम की धारा 67B के अधीन अपराधों का जहां तक कि वे किसी कृत्य, व्यवहार या रीति में, कृत्य का मतलब होता है कोई कार्य, रीति मतलब होता है कोई मेथड या मतलब प्रोसेस बोल सकते हैं, बालकों को चित्रित करने वाली लैंगिक प्रकटन सामग्री के, किसी लैंगिक प्रकटन सामग्री का प्रकाशन के लिए बालकों का उपयोग करना या उनके पारेषण के लिए, पारेषण का मतलब होता है ट्रांसमिशन, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना या भेजना, उससे संबंधित है, या बालकों का ऑनलाइन दुरुपयोग सुकर बनाते हैं, या मतलब जैसे कि सुकर बनाने का मतलब है कि उसको इजी बनाना, तो बालकों का ऑनलाइन दुरुपयोग सुकर बनाते हैं कि ऑनलाइन के थ्रू बालकों का रॉन्ग यूज या बालकों का मिसयूज हो रहा है तो उसको थोड़ा सा इजी वे में बनाते हैं, तो उनकी विचारण करने की भी अधिकारिता विशेष न्यायालय को होगी। अगर सेक्शन 29 देखें, कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा। कतिपय का मतलब होता है कुछ अपराधों के बारे में उपधारणा। उपधारणा का मतलब प्रिजप्शन, कि मतलब ऐसी उपधारणा कर ली जाएगी, मतलब कोई, अभी इसके प्रावधान को देखते हैं फिर बताते हैं उपधारणा का मतलब। जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, 5, 7 और 9, अगर ये धारा आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो हमारे पिछली वीडियोस में धारा 3, धारा 5, धारा 7, धारा 9 इन सब के बारे में डिटेल में और इन सब की पनिशमेंट के बारे में बताया गया है, तो आप प्रॉपर जाकर के वीडियोस देख सकते हैं। के अधीन किसी अपराध को करने या उसके दुष्प्रेरण करने या उसको करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया गया है, मतलब किसी व्यक्ति को ये सब करने के लिए अभियोजित किया गया है, वहां विशेष न्यायालय तब तक यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने यथास्थिति वह अपराध किया है, दुष्प्रेरण किया है या प्रयत्न किया है, जब तक कि इसके विरुद्ध साबित नहीं कर दिया जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी व्यक्ति को अगर ये सब 3, 5, 7, 9 का अपराध करने के लिए अभियोजित किया जाता है तो तब तक विशेष न्यायालय यह मानेगी कि ऐसा अपराध इसी ने किया है। कब तक? जब तक यह साबित नहीं कर दिया जाता है, तब तक माना जाएगा कि वह व्यक्ति ने ही ये सारे अपराध किए हैं, और इसको अभियोजित करने वाले को बाद में देखा जाएगा कि किसने इसको अभियोजित किया है, और अगर जब तक नहीं मिल पाता है तब तक यही माना जाएगा कि इसी व्यक्ति ने ये सारे अपराध किए हैं। और अब अगला देखें, धारा 30 की बात करें तो आपराधिक मानसिक की दशा की उपधारणा। इस अधिनियम मतलब
पॉक्सो एक्ट के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में किसी अपराध के लिए जो अपराध के बारे में पॉक्सो में बताया गया है, जो अभियुक्त की ओर से आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करता है। विशेष न्यायालय ऐसी मानसिक दशा की विद्यमानता की उपधारणा करेगा, किंतु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करने के लिए प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजक में किसी अपराध के रूप में आरोपित कृत्य के संबंध में उसकी ऐसी मानसिक दशा नहीं थी। अगर ये सब ऑफेंस आदमी कर रहा है तो कुछ मेंटल स्टेटस उसका होगा, कुछ मेंसरिया होगी उसको करने की। तो यदि वह किसी मेंसरिया के साथ कर रहा है तब तो वो ऑफेंस कर रहा है। यदि वह किसी मेंसरिया के साथ नहीं कर रहा है, उसकी ऐसी कोई मेंटल स्टेटस उसका ऐसा नहीं था कि ये सारे ऑफेंस किया जाए, तो क्या होगा? तो विशेष न्यायालय ऐसी मानसिक दशा की विद्यमानता की उपधारणा करेगा। तो विशेष न्यायालय यह मानेगा कि अगर आप ये सब ऑफेंस कर रहे हैं तो आपके माइंड में मेंसरिया था, आपका मेंटल स्टेटस था कि आपको बालकों के साथ ये सारे ऑफेंस करने हैं। कब तक मानेगा? जब तक अभियुक्त यह तथ्य साबित नहीं कर देता है। उसको यह डिफेंस दिया जाएगा कि आप ये प्रूफ करिए कि आपकी मेंसरिया ऐसी नहीं थी, कि उस अभियोजन में किसी अपराध के रूप में आरोपित कृत्य के संबंध में उसकी ऐसी मानसिक दशा नहीं थी। तो ये चीज उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि हमारी मेंसरिया ऐसी नहीं थी कि मैंने ऐसा अपराध किया। अगर उसकी मेंसरिया होती है तो ऑब्वियस सी बात है वो अपराध करेगा ही करेगा। तो मेंसरिया को उसको प्रूफ करना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं। इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी तथ्य का साबित किया जाना केवल तभी कहा जाएगा जब विशेष न्यायालय उसके युक्तियुक्त संदेह से परे विद्यमान होने पर विश्वास करता है, और केवल तब नहीं जब इसकी विद्यमानता संभाव्यता की प्रबलता द्वारा स्थापित होती है। ये तथ्य का साबित किया जाना के बारे में बता रहा है कि तथ्य का साबित किया जाना तब माना जाएगा जब विशेष न्यायालय को ऐसा मतलब एकदम प्योरिटी के साथ 110% उसको कंफर्म हो जा रहा है कि ऐसा किया गया है। युक्तियुक्त संदेह से परे मतलब उसको कोई भी एम्बिग्यूटी माइंड में है ही नहीं, वह विश्वास कर लेता है कि हाँ इसने नहीं किया है। और केवल तब नहीं जब इसकी विद्यमानता संभाव्यता की प्रबलता द्वारा स्थापित, मतलब कि अगर ऐसी संभावना की जा रही है कि हाँ ये मतलब अच्छी पर्सनालिटी रखते हैं, इनका मार्केट में गुडविल अच्छी है, ये बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है, तो ऐसी संभाव्यता की जाती है कि ये ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी संभाव्यता की प्रबलता पर ये चीज नहीं प्रूफ होगा। आपको ये चीज तब तक प्रूफ करना है जब तक 110% की श्योरिटी नहीं हो जाती है। और यहाँ पर देखिए एक स्पष्टीकरण दिया गया है। इस धारा में आपराधिक मानसिक दशा के अंतर्गत आशय हेतु किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या विश्वास किए जाने का कारण भी है। ये आपराधिक मानसिक दशा है। यहाँ पर मेंटल स्टेटस की बात की गई है, तो कल्पेबल मेंटल स्टेट, तो उसको एक्सप्लेन किया गया है कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। किसी अपराध को करने का आशय क्या है, उसका हेतु क्या है, और किसी तथ्य का उसको कितना ज्ञान है, और किसी तथ्य में कितना विश्वास है या विश्वास से किए जाने का कारण भी है। तो ये सब चीजें आपराधिक मानसिक दशा में आएंगी। और अगली बात करें तो विशेष न्यायालय के धारा 31 की बात करें तो विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को सीआरपीसी 1973 का लागू होना। तो अब तो सीआरपीसी तो है नहीं, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीएनएसएस 2023 का लागू होना। तो इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय मतलब इस अधिनियम में जो प्रावधान दिए गए हैं उसके अलावा सीआरपीसी के उपबंध मतलब कि बीएनएसएस के उपबंध, जमानत और बंध पत्र विषयक उपबंधों सहित, मतलब जो उसमें चैप्टर है जमानत का और बंध पत्र विषय जो उसमें टॉपिक्स हैं
वो सब इंक्लूड करके किसी विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे। मतलब ये कह रहा है कि पॉक्सो में जो प्रोविजन दिए गए हैं, जो प्रोसेस दिया गया है, वो सब तो चलेगा ही चलेगा, साथ में हमारे सीआरपीसी के भी प्रोसीजर यहाँ पर चलेंगे साथ में। और उक्त उपबंधों के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय को सेशन न्यायालय समझा जाएगा तथा विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाले व्यक्ति को लोक अभियोजक समझा जाएगा। तो अगर सीआरपीसी के प्रोविजन लागू होंगे तो उस विशेष न्यायालय को सेशन न्यायालय समझा जाएगा और जो विशेष न्यायालय में अभियोजक हैं उनको लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर समझा जाएगा। और अब 32 की बात करें, सेक्शन 32 विशेष लोक अभियोजक। यह राज्य सरकार कौन बनाएगा इनको? राज्य सरकार बनाएगी। पेन चेंज करके बहुत रेड हो गया। राज्य सरकार बनाएगी। केवल इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन मामलों का संचालन करने के लिए। जैसे विशेष न्यायालय है, सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय बनाया गया है, तो विशेष न्यायालय में जो लोक अभियोजक रहेंगे वो विशेष लोक अभियोजक को वहां पर नियुक्त किया जाएगा। तो करेगा कौन? राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार करेगी, ठीक है। और करेगी, क्यों करेगी? केवल इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन मामलों का संचालन करने के लिए प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। तो सिर्फ उसका कार्य क्या रहेगा? इस जो पॉक्सो में जो प्रोविजन दिए गए हैं उनका संचालन करने के लिए प्रत्येक विशेष न्यायालय में एक लोक अभियोजक नियुक्त होगा। मतलब वो जो सेशन कोर्ट में लोक अभियोजक नियुक्त होता है वही रहेगा, लेकिन यदि वो विशेष न्यायालय में कार्य कर रहे हैं तो वो विशेष लोक अभियोजक रहेगा। और यदि उसमें सीआरपीसी के प्रोसीजर लागू हो रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सीआरपीसी के प्रोसीजर लागू होंगे तब वह लोक अभियोजक समझा जाएगा। और अगली बात करें उपधारा 2 की, तो उपधारा 1 के अधीन विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए कोई व्यक्ति केवल तभी पात्र होगा यदि उसने 7 वर्ष से अन्यून अवधि के लिए अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया गया हो। यहाँ पे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा है कि वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तभी होगा जब उसने एडवोकेसी के फील्ड में 7 साल उसने विधि व्यवसाय एडवोकेसी का कार्य किया हो। अब क्लॉज 3 की बात करें तो इस धारा के अधीन विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति सीआरपीसी की धारा 2 के खंड प के अंतर्गत एक लोक अभियोजक समझा जाएगा। तो ये तीनों लगभग सेम बातें आप कही जा रही हैं। तो आप तीनों का मतलब कि धारा 31 और धारा 32 का ये तीसरा क्लॉज भी, अगर 31 में आप देखेंगे तो जो विशेष लोक अभियोजक है तो अगर सेशन का सीआरपीसी का प्रोसीजर फॉलो करेगा तो वह लोक अभियोजक समझा जाएगा। और 32 में एक विशेष लोक अभियोजक को अपॉइंट किया जा रहा है, जो कर कौन रहा है? राज्य सरकार कर रही है। और इसके थर्ड क्लॉज को देखेंगे तो उसमें भी सेम बातें कह रहा है कि जो सीआरपीसी की धारा 2 के खंड प में लोक अभियोजक की परिभाषा दी गई है उसी को ही विशेष लोक अभियोजक समझा जाएगा। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर 7 भी कंप्लीट होता है। 2 चैप्टर और बचे हैं, इसको कंप्लीट करके पॉक्सो हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक नए बेयरक की शुरुआत करेंगे। बस चैनल को सपोर्ट करते रहिए, वीडियोस पसंद आए तो लाइक करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।